हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 में तीन टॉपिक हैं। फर्स्ट वन ड्यू डिलीजेंस का, सेकंड वन इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड वन फॉरेंसिक ऑडिट। फर्स्ट टू टॉपिक ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, they are common for old as well as new syllabus, whereas the third one topic, that is forensic audit, it is applicable only for the students of new syllabus. तो इस सेशन में जो टॉपिक हम आज कवर अप करेंगे वो होगा ड्यू डिलीजेंस का। ड्यू डिलीजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार पहले उसको डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर फिर इस टॉपिक को हम डिटेल में बुक में से ही कवर अप करेंगे। चैप्टर नंबर 16 और इसके अंदर तीन टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं। फर्स्ट वन ड्यू डिलीजेंस, सेकंड वन इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड वन फॉरेंसिक ऑडिट का। तो जो टॉपिक मैं आज कवर अप करूंगा इस सेशन में वो है ड्यू डिलीजेंस का। ड्यू डिलीजेंस होता क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक एंटिटी है एक्स लिमिटेड, इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन या ऑप्शन कह लीजिए या प्रपोजल कह लीजिए, टू इन्वेस्ट a substantial amount in equity of A Limited. Option 2, to acquire business of B Limited. Option 3, to get merge with C Limited. ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। सो नाउ अब एक्स लिमिटेड अपनी इन सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है और देखना चाहती है कि क्या ये, यदि ये ऑप्शन 1 में जाते हैं और ए लिमिटेड की इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या ये वाइबल ऑप्शन है या नहीं? क्या एडिक्वेट रिटर्न जो टारगेट है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव इनका अचीव होगा या नहीं होगा? ऑप्शन 2, दे वांट टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, एट व्हाट वैल्यू द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी एक्वायर्ड। ऑप्शन 3, मर्ज विद द सी लिमिटेड, फेयर वैल्यूएशन की बात आ जाएगी बिजनेस की। ऑप्शन 4, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर किन किन चीजों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो ऐसी चीजों को कंसीडर करते वक्त एक्स लिमिटेड क्या करती है, एक प्रोफेशनल को हायर करती है और उस प्रोफेशनल से एडवाइस मांगती है, क्या हमें इन ऑल्टरनेट्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ड्यू डिलीजेंस एक्टिविटी इज रिलेटेड विद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेयर इन, ये एक एक्स लिमिटेड, ये हो गया एक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पर एक प्रोफेशनल कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, एनालिसिस करता है और एक एडवाइस देता है टू द इन्वेस्टर। इसको आप इन्वेस्टर की जगह एक्विजिशन कंपनी कहना चाहें, मर्जर के केस में, एक्विजिशन टेक ओवर के केस में तो एक्विजिशन कंपनी भी कह सकते हैं। और जिस कंपनी में ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जिस कंपनी के बिजनेस को ये बाय करना चाहते हैं, उस कंपनी को हम क्या नाम दे सकते हैं? उसको हम नाम दे देंगे टारगेट कंपनी का। सो नाउ अब जब हम
इस तरीके की एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो बहुत सारी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज हैं जिन्हें हमें करना पड़ेगा। नाउ अब इस असाइनमेंट में हम करेंगे क्या क्या चीजों को। लेट्स से नंबर 1, जैसे ऑडिट होती है सेम मैनर में एक एंगेजमेंट हुई है, बट अब उस एंगेजमेंट के बाद क्या हमें पता होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव है एक्विजिशन कंपनी का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्विजिशन कंपनी, जिसके बेसिस पर हम अपनी ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को करेंगे। देयर आफ्टर वी नीड टू परफॉर्म द ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी एंड सबमिट अ रिपोर्ट। यदि हम ऑडिट से इसका कंपेयर करें ड्यू डिलिजेंस का, वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट, डेफिनेटली यस। ऑडिट क्या है, एक फाइनेंशियल डाटा की एग्जामिनेशन है, जिसमें आप एग्जामिनेशन करते हैं, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं एंड बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन जब हम ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी की बात करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, जहां पर एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है क्या मेरा ये डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन एन एंटिटी, वेदर टू मर्ज विद एनी अदर एंटिटी, वेदर टू एक्वायर एन एंटिटी, क्या मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, और यदि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो किस वैल्यू के ऊपर मुझे शेयर्स को एक्वायर करना चाहिए। यदि हम किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो उस बिजनेस की फेयर वैल्यू क्या है। उन चीजों को डिटरमिन करने के लिए इस ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को परफॉर्म कराया जाता है। नाउ जब ये ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी होगी तो ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज में क्या क्या मेन एरिया हो सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज के मेन एरियाज, हम ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज के एरियाज को प्राइमरीली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, जिसको हम और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस का नाम भी दे सकते हैं, इधर कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। एंड नंबर 2 पर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस इज बीइंग परफॉर्म टू इवैल्यूएट, टू डिटरमाइन क्या एक दूसरी एंटिटी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन या किसी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करने का डिसीजन कमर्शियली ऑपरेशनली वायबल होगा या नहीं होगा। क्या ऑपरेशनल सिनर्जी आएगी एक एक्विजिशन को करने से। मान लीजिए 2 कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी, ये क्या करती है, ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती है और रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है किड्स के। वाई लिमिटेड अनदर कंपनी, ये भी रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती है और मेंस क्लोथिंग का काम करती है। एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो जब वाई लिमिटेड के बिजनेस को एक्स लिमिटेड एक्वायर करेगी तो इस एक्विजिशन के साथ मर्जर, इस एक्विजिशन के बाद क्या एक्स लिमिटेड को इस एक्विजिशन के बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस की यदि हम बात करते हैं, क्या जो वाई लिमिटेड का मैकेनिज्म है क्या वो एक्स लिमिटेड के साथ कंफर्टेबली काम कर पाएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, जो एक्स लिमिटेड है वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज लगी हुई है इनके यहां, लेकिन वाई लिमिटेड के प्लांट में सारा का सारा काम मैनुअल होता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू। तो क्या ऑपरेशनली वायबल होगा इस बिजनेस को एक्वायर करने का। इसी तरह से एक तो ये ड्यू डिलिजेंस आ गई, दूसरी ड्यू डिलिजेंस आ जाएगी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम एग्जामिन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को, हम एग्जामिन करेंगे नेटवर्थ की पोजीशन को,
हम एग्जामिन करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को, हम एग्जामिन करेंगे कैश फ्लोज को। प्राइमरीली तो हम इन चीजों को एग्जामिन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पास्ट में क्या थे, पिछले 3-4 सालों के, फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने की एक्सपेक्टेशंस है, किस नेटवर्थ के ऊपर इस बिजनेस को टेक ओवर किया जाना चाहिए, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज दोनों की कॉमन है नहीं है, डिफरेंसेस है तो क्या हार्मोनाइज्ड हो सकती हैं नहीं हो सकती, एंड अबाउट द कैश फ्लोज। नाउ इन एडिशन टू दिस टू प्राइमरीली due diligence area, there are various other due diligence area like legal due diligence, like tax due diligence, environment due diligence, personal due diligence, information system due diligence. So एज ए इन्वेस्टिगेटर या एज ए प्रोफेशनल जब हम ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमें इन सारी चीजों को परफॉर्म करना होता है। अब प्राइमरली जब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की बात आएगी तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इसको बड़ी कंफर्टेबली कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इन चीजों को भी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हम एग्जामिन कर सकते हैं और अपनी एक रिपोर्ट बना करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस की या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस की बात आ जाएगी तो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर हमारी नॉलेज कंपैरेटिवली उतना रोल प्ले नहीं करती है जितना इस कंसर्न बिजनेस की नॉलेज रखने वाला पर्सन इसको इफेक्टिवली डिटरमिन कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली जो इन्वेस्टर होता है वो एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या एक मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पर इतना रिलाई नहीं करता जितना वो बिग कंसल्टिंग फर्म्स जिनके अंदर मल्टी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, एमबीएज हैं, ताकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन को एक असाइनमेंट दे दी जाए और सारे एंगल से विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर, विद रिस्पेक्ट टू लीगल मैटर, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट, सब पॉइंट से इस प्रपोजल को इंक्वायर करके इन्वेस्टिगेट करके एक रिकमेंडेशन दी जा सके टू द इन्वेस्टर। सो नाउ अब इसके अंदर हमें जो जो चीजें कवर अप करनी है ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अब हम एक सेकेंड अब जो हमारा चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस, टॉपिक ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर हमें करना क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ड्यू डिलिजेंस, एरिया इन विच द ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस, द वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, work approach to due diligence, conducting due diligence and the content of a due diligence report। ये टॉपिक है जो हमें अब इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया है आपके साथ कि ड्यू डिलिजेंस किन किन एरियाज में कराया जाता है, वेरियस ड्यू डिलिजेंस की टाइप्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब इसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता रहूंगा जो आपको प्राइमरीली लर्न करने हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ये आपका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो इसके ऊपर मुश्किल है बनना। ड्यू डिलिजेंस है क्या? एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टर इनटू द डिटेल्स ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सच एज examination of business operations, management, verification of material fact. It entails conducting inquiries. किस लिए? For the purpose of timely, sufficient and accurate disclosure of all material statements, information or document which may influence the outcome of the transaction. So, primarily ड्यू डिलिजेंस को कैसे डिफाइन किया गया है? एज ए इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी। किसकी रिक्वेस्ट पर? इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पर।
किस रेफरेंस में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है? इन रेफरेंस टू अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, whether to invest or not. So the term due diligence is often heard in relation to the corporate restructuring. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के रेफरेंस में हम जनरली इस वर्ड को सुनते हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में इंक्लूड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, मर्जर्स, एक्विजिशन, एमलगमेशन, टेक ओवर एटसेट्रा, एंड इट मे आल्सो बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ venture capital financing, lending, public offerings, etc. The due diligence, it is performed to check whether it is advisable to acquire, merge, invest or not. So, ये ड्यू डिलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनटू द अफेयर्स ऑफ एन एंटिटी। उसके ऑपरेशंस को भी चेक करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे, लीगल एस्पेक्ट को भी चेक करेंगे, टैक्स एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे, एंड बेस्ड अपॉन आवर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन हम एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करेंगे इन्वेस्टर को, अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन वेदर इट इज एडवाइजेबल टू गो विद द प्रपोजल और नॉट, और यदि प्रपोजल में जाना चाहिए तो किस वैल्यू पर ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये इसका मेन टॉपिक है जो आपको लर्न करना है, जिसको मैंने नंबर दे दिया L1 लर्न। कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस एंड पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। यदि हम बात करते हैं कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस की, तो इसमें हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वी नीड टू इवैल्यूएट वेदर द प्रपोज्ड मर्जर इट वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी और नॉट। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, to analyze the books of account and other information relating to the financials of the target company. I use the two word, मैं दो वर्ड्स को यूज करूंगा, एक एक्विजिशनिंग कंपनी या मेरा क्लाइंट, और दूसरा टारगेट कंपनी जिसके बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है या फिर जिसके शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। टैक्स ड्यू डिलिजेंस, टू डिटरमिन द टैक्स इफेक्ट ऑफ द मर्जर और एक्विजिशन। Information system due diligence, to determine whether the information system is providing the reliable information in a timely manner. Legal due diligence, to review the legal aspect with respect to the functioning and the operations of this business entity. Environmental due diligence, to study the target company's environment, its flexibility, its adaptiveness, ताकि कि यदि दो एंटिटीज आपस में मर्ज होती हैं या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करती है, तो क्या वो ऑपरेशनली एक साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। यदि उनके एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंसेस हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पॉइंट भी अभी बताया था कि यदि एक कंपनी पूरी तरह से मशीन बेस्ड वर्किंग पर काम करती है जबकि दूसरी कंपनी पूरा मैन मेड काम करती है, तो ऐसी दो एंटिटीज को मिला करके काम करना, क्या अडेप्टिवनेस, क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ पाएगी इस चीज की या नहीं आ पाएगी। तो आपको इनके एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना पड़ेगा। देयरआफ्टर पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, टू असर्टेन दैट द एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट, दैट मीन्स HR पॉलिसीज, एम्प्लॉइज से रिलेटेड पॉलिसी, वेदर इट सूट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और नॉट। तो आपको जो पहला एक टॉपिक लर्न करना है वो है the various areas in which the due diligence activities can be performed, और इसके अंदर हम commercial due diligence, financial due diligence, tax due diligence, legal due diligence, environment due diligence, information system due diligence and personal due diligence को cover up करते हैं। Thereafter फिर बात आ जाती है what are the various aspects to be covered in financial due diligence। जब हम financial due diligence हमें मिल गई, तो अब देखो वैसे तो यहां से नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे, किसके? टारगेट कंपनी के। लेकिन यदि हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें एक असाइनमेंट मिलती है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की, तो क्या हम उस फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को ही देखेंगे?
या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब इसका कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ड्यू डिलिजेंस के प्राइमरी एरिया को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज commercial due diligence, also known as operational due diligence, and second one is the financial due diligence. And यदि हमें ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस मिल रही है उसके साथ भी हमारी ये वाली जो ड्यू डिलीजेंस है, लीगल, टैक्स, एनवायरमेंट, पर्सोनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी चलेंगी। और यदि हमें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस मिलती है तो उसके साथ भी हमारी वर्किंग के अंदर ये सारी ड्यू डिलीजेंस ये भी सब साथ साथ चलेंगी। तो अब जब हम फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अंदर ना केवल हम प्रॉफिट एंड लॉस को, नेटवर्थ को, कैश फ्लोज को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, इन चीजों को एग्जामिन करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लीगल मैटर्स की, टैक्सेशन की, एनवायरमेंट की, मैनेजमेंट की, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की, इन सब चीजों को भी टू ए रीजनेबल एक्सटेंट हम इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और अपनी रिपोर्ट के अंदर कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स को। नंबर 1, टू स्टडी द बिजनेस हिस्ट्री, जिसके अंदर आप एक इंट्रोडक्टरी काम करेंगे। यू विल एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, यू विल इंक्वायर अबाउट द ओरिजिनल प्रमोटर्स, you will conduct inquiries about the history of business, that is its products, market, supplier, expenses and business operations की। Thereafter, significant accounting policies that are being followed by the target company and its appropriateness, effect of accounting policies on the overall profitability, and whether in the recent past any accounting policy is being changed, एंड द वेरियस एरिया जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्विजिशन कंपनी की एंड टारगेट कंपनी की आपस में मैच नहीं करती, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, एंड हाउ दीज डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व्ड। द एरिया इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द कंपनी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज अडॉप्टेड बाय द एक्वायरिंग एंटरप्राइज। यहां पर यह वर्ड जो कंपनी यूज्ड हुआ है दैट इज इन रिलेशन टू target company, and when I use the word acquiring enterprise, that is in relation to acquiring company, also known as investor. Next one, examine the profit and loss account. एग्जामिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम डाली गई है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर डाला गया है तो उनका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें इसको एग्जामिन करना है। नंबर 2, कंपेयर द एक्चुअल फिगर विद द बजटेड फिगर्स फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू एज वेल एज इन द प्रीवियस 2 ईयर 3 ईयर्स। कंपेयर द ट्रेडिंग रिजल्ट्स, जो आपकी टारगेट कंपनी है उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कंपेयर करिए विद द रिजल्ट्स ऑफ द सिमिलर एंटिटीज, एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अदर सिमिलर कंपनीज, एंड बेस्ड अपॉन द ट्रेंड ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एडवाइज द एक्वायरिंग कंपनी थ्रू द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑन द इंडिकेटिव वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। Thereafter, examine the net worth. नेटवर्थ आप एग्जामिन करेंगे। नेटवर्थ कैसे डिटरमाइन होगी? एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। चेक करिए असेट्स एंड लायबिलिटीज किन बेसिस पर वैल्यूएशन की गई है, और जो बेसिस यूज किया गया है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, उसके कारण असेट्स ओवर वैल्यूड नहीं होने चाहिए, लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड नहीं होनी चाहिए, कोई लायबिलिटी हिडन ना हो, सारी लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, और असेट्स की ओवर वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। यदि असेट्स ओवर वैल्यूड होंगे नेटवर्थ ज्यादा आएगी, प्राइस ज्यादा निकलेगा। इवैल्यूएट द बेसिस अपॉन विच द असेट्स हैव बीन वैल्यूड एंड लायबिलिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस हैज टू बी अराइव्ड एट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ over or under valuation of assets or liabilities. Thereafter, payment of taxes. ये आ गया अब आपका टैक्स ड्यू डिलीजेंस। चेक क्या कंपनी, टारगेट कंपनी इज रेगुलर इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस एंड
स्टेट टैक्सेस। यदि टैक्सेस अरियर में है, क्या अरेंजमेंट किए गए हैं टू क्लियर द अरियर्स। स्टडी द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस एट द बिजनेस। Examples of economic factors like labor disturbances, changes in government policies, etc. Cash flows. Review the historical cash flows and their pattern to determine कौन कौन से वो सोर्सेस हैं, एरियाज हैं जहां से टारगेट कंपनीज अपना कैश जनरेट करती हैं। चेक, क्या कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू वेरियस लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज। क्या कंपनी के पास इतनी कैश अवेलेबिलिटी है। तो बेसिकली हम यहां से जो चीजें चेक कर रहे हैं वो है सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एग्जामिन हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड्स, वेदर द फंड्स आर लाइंग आइडल। दैट मीन यहां पर जो चीजें हम चेक कर रहे हैं वो है एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यदि आपको ध्यान हो, आप इंटर के अंदर एक चैप्टर पढ़ा करते थे कैपिटल मैनेजमेंट का, कैपिटल बजटिंग का, या फिर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आते थे, एक ऑब्जेक्टिव उसका आता था कि आपने जो फंड्स रेज किए हैं वो कहां से रेज किए, और जो फंड्स रेज किए हैं क्या वो एप्रोप्रिएटली आपने यूटिलाइज किए हैं या नहीं किए हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, फंड रेज करना और उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो वही चीज यहां पर आ रही है। फंड के लिए हमने वर्ड क्या यूज कर लिया, कैश। कैश कहां से जनरेट हो रहा है एंड हाउ द कैश इज बीइंग डिप्लॉयड। देयर आफ्टर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, वो आप नेक्स्ट 3 इयर्स की, 5 इयर्स की एज सजेस्टेड बाय द क्लाइंट वो आप चेक करिए और देखिए क्या जो अजम्पशंस यूज की गई हैं इन प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए, जो बेसिस यूज किया गया है इन प्रोजेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए, क्या वो बेसिस, क्या वो अजम्पशंस वेदर दे आर एप्रोप्रिएट, कहीं वो एजम्पशन अनरियलिस्टिक तो नहीं है। मान लीजिए 5 साल का रेवेन्यू डिटरमिन किया गया और रेवेन्यू में ग्रोथ 20% ग्रोथ एवरी ईयर मेजर कर ली गई, लेकिन इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ 4 से 5% की है। तो ये चीजें अनरियलिस्टिक हैं और ऐसी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है और अपनी रिपोर्ट के थ्रू अपने क्लाइंट को बताना है, एडवाइस करना है कि ये रिजम्पशंस, ये जो एजम्पशंस हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अनरियलिस्टिक है। और यदि हम इसको नॉर्मल इंडस्ट्री की एजम्पशंस के हिसाब से काम करें तो देन उस सिचुएशन में बिजनेस की वैल्यू क्या बनती है। Evaluate the projections for the next 5 years with detailed assumptions and working and appropriateness of assumptions used in the preparation and presentation of financial projection. And if assumptions used by the company they appears to be unrealistic, consider its impact on the overall valuation of the company. Next, management and employees. Examine the status of workforce, staff and employees and their retention. कितना स्टाफ एंगेज्ड है और यदि इस बिजनेस को टेक ओवर किया जाएगा देन कितने एम्प्लॉइज को हम रिटेन कर पाएंगे। जो की मैनेजरियल स्टाफ है उनके सैलरी पैकेजेस क्या है, कहीं सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो उसके हिसाब से यदि हम एक कंपनी को एक्वायर करते हैं तो क्या हम इस कंपनी के एम्प्लॉइज को इतने पैकेज पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और यदि पे करते हैं तो जो हमारा अपना खुद का पहले का स्टाफ है तो क्या हम उसको सेटिस्फाइड रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि जब टारगेट कंपनी को एक्वायर किया जाए तो उसके की मैनेजरियल स्टाफ को हम रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर वो स्टाफ काम करता है। मैच द जॉब प्रोफाइल of the administrative and managerial staff. Check the payment of all employees benefits like provident fund, gratuity, employee state insurance, superannuation benefits. Review of pay packages
of the key employees. Thereafter, statutory compliances. Make a list of laws that are applicable to the entity as well as to make a checklist of compliance which is required from the company under those laws. इसमें आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ लॉज, जिसमें आप मान लीजिए किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, देन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन एक्सपोर्ट के हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लॉज, टैक्स लॉज, इसके अलावा और जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं, यदि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर लॉज, जितने लॉज हैं लेबर से, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, तो आपको करना क्या है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और देखना है कौन से लॉ एप्लीकेबल है और उन पर्टिकुलर लॉ के अंदर क्या कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं. इफ द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन इट्स लीगल कंप्लायंसेस, देन क्या पनिशमेंट्स इन लॉ के अंदर इस कंपनी के ऊपर लग सकती हैं और इन वायोलेशंस का इंपैक्ट क्या क्वांटिफाई हो सकता है और क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि यदि नॉन वायोलेशन हुआ तो उसकी पनिशमेंट में इस एंटिटी के बिजनेस को इवन शट डाउन किया जा सकता है. दैट मींस इसका गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हो सकता है. Impact on such violations be quantified and assessed in respect of entity's financial status and even on its going concern basis. So, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं जिनको हमें और चेक करना है. तो अब जरा देखिए इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक तो था हमारा ये फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर मैंने जो चीजें आपको प्राइमरीली बताई थी कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में प्रॉफिट लॉस आ गया, नेटवर्थ आ गई, अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई, कैश फ्लोज आ गए, बट इसके साथ साथ टू सम एक्सटेंट क्या हमने लीगल कंप्लायंसेस को, टैक्स कंप्लायंस को, एनवायरमेंट कंप्लायंस को, पर्सनल कंप्लायंसेस को, इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्टिविटीज को, इन सब चीजों को भी साथ ही इवैल्यूएट किया है? डेफिनेटली यस. सो बेशक टॉपिक हमारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का है, बट यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक प्राइमरी एस्पेक्ट, सेकंड वन सेकेंडरी एस्पेक्ट. प्राइमरी एस्पेक्ट्स के अंदर आप प्रॉफिट लॉस, नेटवर्थ, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैश फ्लोज, इनको कवर अप कर सकते हैं. एंड सेकेंडरी एस्पेक्ट्स के अंदर आप लीगल, टैक्स, एनवायरमेंट, पर्सनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं. सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. देयर आफ्टर फिर एक टॉपिक है वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस एंड कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस. वर्क अप्रोच मींस आपकी अप्रोच क्या रहेगी ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को करते वक्त, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट वन, यू नीड टू रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल्स which is being submitted by the target company. Assess the business by a site visit if applicable. यदि आपको लगता है साइट विजिट करनी चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, देन मेक अ फिजिकल इंस्पेक्शन. देयरआफ्टर वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, जिसमें आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस और बाकी जितने भी ड्यू डिलिजेंसेस हैं उनको करेंगे. इधर आप अपने आप करेंगे और विद द एक्विजिशनिंग कंपनी या इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग द की एरियाज. की एरियाज जो मैंने अभी आपको बताए ही हैं, कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पर ड्यू डिलिजेंस करना है. 7 अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको याद रखना है आपको. कौन कौन से हैं वो की एरियाज? नंबर 1 कमर्शियल, नंबर 2 फाइनेंशियल. ये दो प्राइमरी हैं. फिर उसके बाद आपकी बातें आगे बढ़ती हैं और सेकेंडरी एस्पेक्ट आ जाते हैं. सेकेंडरी में लीगल, टैक्स, एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस.
तो कौन से की एरियाज हैं जहां पर ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाना है। देन प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो एक तरीके से ये स्टेप्स हो गए आपके जब आप एक ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देयर आफ्टर कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते वक्त आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। ड्यू डिलिजेंस इज टू बी स्टार्टेड विद एन ओपन माइंड। डू नॉट एज्यूम that anything wrong will be found and look for it। मीन्स एक सस्पिशियस माइंड के साथ आपको ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को नहीं करना, आपको ट्रबल स्पॉट्स को फाइंड आउट करना है और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल एंड इफ रिक्वायर्ड आउटसाइड एक्सपर्ट्स may also be engaged। Get help in all areas like finance, tax, accounting, legal, marketing so that आपको acquisition कैंडिडेट मींस टारगेट कंपनी उसका 360 डिग्री का व्यू मिल सके, उसके सारे के सारे फंक्शंस की आपको नॉलेज हो। टॉक टू कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉइज ऑफ द टारगेट कंपनी, बट इतना ज्यादा भी आप उनके ऊपर क्वेश्चंस ना पूछें उनसे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं और वो आपको प्रॉपर रिप्लाई ना दें। टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। तो जब आप अपनी रिसर्च करें, एंश्योर आप जो स्टाफ है उनको इरिटेट ना करें, एंटेगोनिस्ट ना करें अपने अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चन से। प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द कंप्लायंसेस एंड सब्सटेंटिव रिस्क इश्यूज। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइनली आपको बना करके देनी है। सो इन दिस मैनर हमने ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखा है। ये चीजें कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस बेसिकली रीडिंग पॉइंट से है। वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस ये भी रीडिंग पॉइंट से है। हाँ, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का जो टॉपिक है ये आपका लर्न टू है। पहला लर्निंग टॉपिक आपका वो एरियाज हैं जहां पर ड्यू डिलिजेंस आपको परफॉर्म करना है। किन एस्पेक्ट्स में आपको फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के किन एस्पेक्ट्स को आपको इवैल्यूएट करना है। देयर आफ्टर इनके ऊपर जो मैंने रीडिंग लिखा है वो रीडिंग लिखते वक्त मेरा जो मेन फोकस है पास्ट में क्वेश्चन, पास्ट में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं आए हुए। तीसरा जो मेन टॉपिक है लर्निंग वाला वो है ये कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में आप किन किन चीजों को प्राइमरीली कवर अप करके चलेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, ये आपको लर्न करना है एज सच। ड्यू डिलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपकी जो एंगेजमेंट है इसका टर्म क्या है और आपके वेरिफिकेशन का स्कोप क्या है। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टारगेट कंपनी के फाइनेंशियल 2 ईयर, साल के, 3 साल के, 4 साल के, कितने पीरियड के फाइनेंशियल्स को आप एग्जामिन करेंगे और उसमें एग्जामिनेशन का स्कोप कितना रखना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ग्रुप स्ट्रक्चर की ऊपर समरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपकी ऑब्जर्वेशंस, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, assessment of financial liabilities, valuation of assets, operating result, taxation, liabilities on account of litigation, net worth, any liability which is not provided for in the books of account। ये मेन एरियाज हैं आपकी इस रिपोर्ट का। देयरआफ्टर इस प्रपोज्ड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का स्वोट एनालिसिस, क्या इस प्रपोजल की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एंड थ्रेट्स हैं। इसके अलावा यदि कोई चार्ज, लियन, मॉर्टगेज है उनका प्रेजेंट स्टेटस, वे एंड मीन्स टू कवर अनफॉर्सिन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, एस्पेक्ट्स टू बी टेकन केयर बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर, इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इफ देयर इज। सो ये चीजें हैं आपकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के कंटेंट। तो नाउ
जब आप इस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को बनाएं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट में ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। ये तो डिपेंड करता है आपकी वेरिफिकेशन का स्कोप क्या था और आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। बेस्ड अपॉन दैट आपकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के एलिमेंट्स को आपको डिसाइड करना है। और जो ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी स्टैंडर्ड के अंदर बताए गए हैं या किसी लीगल रिक्वायरमेंट में है। हमारा जो ड्यू डिलिजेंस का टॉपिक है वो बेसिकली जो टॉपिक है वो हमारा एक बिजनेस स्ट्रेटजी कह लीजिए, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कह लीजिए, या बिजनेस एनवायरमेंटल एक्टिविटी है। आप इसको किसी लीगल प्रोविजन के साथ या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ या किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप इसको नहीं देख सकते। ना ही इसका कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना ही इसके कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो इन चीजों को बताएं कि हाँ ये इसका फॉर्मेट होगा, ये मैंडेटरी ड्यू डिलिजेंस आपको कराना पड़ेगा। ये तो एक पर्सन जब एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी की तरफ जा रहा है तो उसको इन सब एक्टिविटीज को करना होगा। ये आपके टॉपिक्स हैं ड्यू डिलिजेंस के। और इसके साथ साथ अब एक काम आपको जो और करना है वो जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में कई बार इनसे अलग हटकर के चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इनके क्वेश्चंस के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। और उसमें एक क्वेश्चन तो मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें दो टॉपिक के ऊपर बात की गई है कि ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को करते वक्त एक तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, उसको आप उसके लिए आप किन किन एरिया को चेक करेंगे, और दूसरा हिडन लायबिलिटीज के रेफरेंस में, हिडन लायबिलिटीज के रेफरेंस में दो मेन टॉपिक। तो इसमें हिडन लायबिलिटीज के ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बेसिस पर बाकी आपको लर्न करने हैं। इसी तरह से मैं आपको असेट्स के एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे फर्स्ट वन, any show cause notice which have not matured into the demand but may be material and important। मान लीजिए यदि कंपनी के पास एक नोटिस आया है और उनसे पूछा गया है why the penalty should not be imposed over the company due to violation of TDS provisions under the Income Tax Act। टीडीएस नहीं काटा गया, तो यदि टीडीएस नहीं काटा जाता है तो उसको डीम्ड असेस्सी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, और उस पर्टिकुलर पेमेंट के रेफरेंस में टैक्स की लायबिलिटी जो डिडक्टर था जिसको टैक्स काटना था उसकी भी आ जाएगी। तो यदि कंपनी के पास एक शो कॉज नोटिस आया, व्हाई द पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड फॉर नॉन डिडक्टिंग द टैक्स, फॉर वायोलेशन ऑफ tax provision, for non-compliance of tax provisions। अब शो कॉज नोटिस आया, इसको बुक में तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई लायबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज नहीं की, लेकिन यदि एक्चुअल में ये काम हुआ है और जिसकी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टारगेट कंपनी के पास नहीं है, देन डेफिनेटली एक डिमांड जरूर रेज्ड होगी पेनल्टीज की। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज विच आर नॉट बीन शोन इन द बुक्स में ही शो नहीं कर रखी है, कॉन्टिजेंट है, दैट मींस इन फ्यूचर दैट लायबिलिटी में अराइज। और यदि फ्यूचर में वो लायबिलिटी अराइज होती है देन फिर वो अमाउंट पे करने के लिए क्या आपने कोई प्रोविजन बना रखे थे? नहीं। जब लायबिलिटी ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रखी, बुक्स में ही नहीं शो कर रखी आपने किसी लायबिलिटी को, तो उसके रिलेटेड प्रोविजन थोड़ी बना रखे होंगे। तो इस तरीके से ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के जो आपको लर्न करने हैं। एक एक पॉइंट को विजुअलाइज करो और बेस्ड अपॉन दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हां ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है एंड द लायबिलिटी मे अराइज। देयर आफ्टर ओवर वैल्यूड असेट्स। ओवर वैल्यूड मींस असेट आपने बुक में रिकॉग्नाइज कर रखा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। लाइक इंटेंजिबल, बुक्स में इंटेंजिबल्स दिखा रखे हैं जबकि उनकी रियल मार्केट वैल्यू नील है। या रिसीवेबल, डेटर दिखा रखे हैं जबकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत पुराने हैं, बैड डेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए था।
इन्वेंट्री पड़ी है, पुरानी है, ऑब्सोलीट है, नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, लेकिन आपने उसको एनआरवी से ऊपर दिखा रखा है, उसकी कॉस्ट पर, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आई थी उसी पर दिखा रखा है, जबकि उसकी एनआरवी सब्सटेंशियली लो है। तो ऐसे ओवर वैल्यूड असेट्स बुक्स के अंदर हो सकते हैं। तो ये सब उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अनकलेक्टेबल रिसीवेबल का है, दूसरा एग्जाम्पल ऑब्सोलीट, स्लो, नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज का है। तो इन रिलेशन टू दीज आइटम्स आपको वेरियस कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नवंबर 10 में, मई 12 में, नवंबर 13 में, मई 18 में और नवंबर 19 की आरटीपी में, 4 बार तो एग्जाम में और 1 बार आरटीपी में आया हुआ है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द ड्यू डिलिजेंस। तो इसको अच्छी तरह से नोट्स में से, बुक में से स्टडी करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का, पीयर रिव्यू का, बैंक ऑडिट का, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, पीएसयू का, इनमें काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, जहां पर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक की क्लास आप कवर अप करेंगे, तो एट द सेम टाइम उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये कहूं लर्निंग, वो आप जरूरी बन जाती है। जैसे आप लीगल प्रोविजंस पढ़ते हैं, लीगल प्रोविजन रिटेन हो जाते हैं। आप स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, उसके भी प्रोविजंस काफी हद तक रिटेन हो जाते हैं। जैसे पहला मॉड्यूल आपका स्टैंडर्ड का, दूसरा मॉड्यूल आपका प्रोफेशनल एथिक्स का, थर्ड मॉड्यूल आपका कंपनी ऑडिट का। इन तीनों मॉड्यूल को कंपैरेटिवली आप रिटेन कर सकते हैं जब मैं कंपैरिजन करता हूं मॉड्यूल नंबर 4 एंड 5 से। मॉड्यूल 4 के अंदर भी इंटरनल ऑडिट के टॉपिक रिटेन हो जाएंगे, फिस्कल लॉज के टॉपिक भी काफी हद तक रिटेन हो सकते हैं। लेकिन जब मैं मैनेजमेंट ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ऑडिट ऑफ पीएसयू, इन चैप्टर्स की बात करता हूं, देन फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो इससे बेटर है कि आप लास्ट में इन प्रॉब्लम को फेस करें। तो अभी जैसे जैसे एक टॉपिक आपका होता जाए, उस एक एक टॉपिक के उन रिलेटेड क्वेश्चंस को साथ साथ लर्न करते रहिएगा। ठीक है, तो इस सेशन को हम करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन में इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।